आज का आपका टॉपिक रहेगा वाइट ब्लिस्टर ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, या फिर वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। हो सकता है ब्लिस्टर के नाम से भी आ जाए, हो सकता है रस्ट के नाम से भी पूछ ले। ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है आपके ये चैप्टर में, सॉरी सिलेबस में। 15 मार्क्स का भी बड़ा क्वेश्चन इसमें हो सकता है आपसे पूछ ले। तो इसके सभी पार्ट जो हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रस्ट के बारे में। अब रस्ट क्या होता है आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक जो मतलब रस्टी अपीयरेंस आ जाती है प्लांट के ऊपर। ऐसे जैसे मतलब हमने ब्लैक रस्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग लगा हुआ हो। इसमें क्या होगा कि आपको वाइट कलर के स्पोर्स जो है वो पत्ती के ऊपर या फिर प्लांट के कोई भी पार्ट पे आपको देखने को मिलते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, आप उसको टच करके भी देख सकते हो। तो वो क्या रहती है, रस्ट। और वाइट कलर के इसमें जो स्पोर्स रहते हैं वो वाइट कलर के होंगे, तो इसीलिए उसको बोला गया है। नेक्स्ट आता है वर्ड ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, ए मास ऑफ स्पोर्स। मतलब बहुत ज़्यादा सारे, मतलब कि बहुत सारे नंबर में जब मास ऑफ स्पोर मतलब कि जो स्पोर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठे, इस तरह से जैसे कोई भी लीफ है, तो जैसे मस्टर्ड की लीफ है, लीफ के ऊपर जो स्पोर्स है वो बहुत सारे मतलब आपको एक जगह पे देखने को मिलते हैं। मास ऑफ स्पोर मतलब बहुत सारे स्पोर जो है वो इकट्ठे रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लिस्टर भी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जैसे रस्ट में आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें भी क्या होगा कि पोस्चुल बनेगा। पोस्चुल क्या होता है, एक उभार सा होता है। ठीक है, एक उभार सा होता है, एक फफोला आप जिसको बोल सकते हो, जिसके अंदर की स्पोर भरे रहते हैं। और जैसे ही उसकी जो बाहरी जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो जैसे ही फटेगी वो जो स्पोर्स है सारे के सारे वो बाहर आ जाएंगे, और फिर आपको वो अपीयर हो जाते हैं फील्ड के ऊपर, सॉरी जो लीव्स होती है उसके ऊपर आप देख सकते हो उनको। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, वाइट रस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। तो कोजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या रहेगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका रहेगा कोजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं होस्ट रेंज, मतलब कौन कौन से प्लांट को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है ये जो रस्ट है। ठीक है, तो जो जितने भी जो क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट रहते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के, जैसे मतलब कि ये आपका मस्टर्ड हो गया, ये रैप हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, टर्निप हो गया, इन सभी मतलब कि बाकी अदर जैसे क्रूसीफेरी की जितने भी प्लांट्स रहते हैं उन सब में ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, इन इंडिया द डिजीज इज रिपोर्टेड ऑन मस्टर्ड, रेप, यूरेका सिटाइविया, टर्निप, कॉलीफ्लावर, इन सब में क्या है कि ये इंडिया में इन सब में डिजीज है जो देखने को मिलती है। सभी जितने भी जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी प्लांट रहते हैं ना, उन सभी में डिजीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लॉस। तो इस डिजीज से इंडिया में मतलब लगभग इल्ड लॉस कितना होता है, 24 to 54, 24 से लगभग 54% तक इल्ड में लॉस कर देती है अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू बोथ फेजेस। इसके अंदर क्या होता है डिजीज में भी, सिम्टम में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने। इसके अंदर की क्या होगा कि दो टाइप के इसमें सिम्टम दिखेंगे, दो टाइप के इसमें सिम्टम दिखते हैं। एक तो होता है सिस्टेमिक, एक होता है लोकल। ठीक है, तो उसके लिए बोला है कि दोनों की दोनों जो फेज रहती हैं उन दोनों फेज के द्वारा लगभग 24 से 54% तक इससे लॉस हो जाता है प्लांट को। ठीक है, इल्ड लॉस इज ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्लांट। वहाँ पे माल फॉर्मेशन हो जाएगी, जो फ्लोरल पार्ट है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोना रह जाएगा, और उसमें हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो क्या है फ्लोरल पोर्शन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता, तो इस वजह से ज़्यादा लॉस होता है इस डिजीज से। नेक्स्ट अपने देखते हैं पैथोजन के बारे में, इसकी ईटियोलॉजी बोल दो या फिर पैथोजन के बारे में। ठीक है, तो पैथोजन, एक और चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है कि दोनों टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। जो इसमें जो लाइफ साइकिल रहता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों उसमें फेज आती है, दोनों टाइप के इसके स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके देखते हैं, इसके सिम्टम देखते हैं, उसके बाद में ईटियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके सिम्टम जो रहते हैं, एक मिनट, हाँ जी, पहले आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए कि डोमेन ये बताया गया कि यूकैरियोटा है। ठीक है, किंगडम रहेगा क्रोमिस्टा, फाइलम रहेगा ओमाइकोटा, क्लास रहेगी ओमाइसिटीज, ऑर्डर रहेगा इसका पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली रहेगी एल्ब्यूग्नेसी, और जीनस रहेगा एल्ब्यूगो, और कैंडिडा स्पीसीज रहेगी। ठीक है, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन रहेगी। हो सकता है मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब क्लास या ऑर्डर पूछ सकते हैं,
तो वो कौन सा ऊमाइकोटा फाइलम की ये फंगस है, तो ऊमाइसिटीज क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं, ऊ स्पोर बनेंगे, ठीक है। ऊमाइसिटीज की इसलिए सेक्सुअल स्पोर जो है वो कौन से रहेंगे, ऊ स्पोर रहेंगे इसमें। आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, सेक्सुअल स्पोर रहेगा इसमें ऊ स्पोर, और ए सेक्सुअल स्पोर कौन से रहेंगे, जू स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये रहेंगे इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। अब देखते हैं पैथोजन के बारे में। तो पैथोजन का देखिए कि दोनों टाइप की इसमें स्टेजेस आती हैं, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। तो सबसे पहले एसेक्सुअल स्टेज के बारे में देखते हैं कि एसेक्सुअल जो स्टेज आती है उसमें माइसीलियम कैसा रहेगा, किस तरह से जो स्पोर है वो किस तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए माइसीलियम है वो एंडोफाइटिक होता है, ठीक है। एक होता है एक्टोफाइटिक, एक होता है एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक मतलब जो प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर माइसीलियम की ग्रोथ होना, उसको बोलते हैं एंडोफाइटिक। और प्लांट के जो जितने भी पार्ट्स हैं, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी आउटर ग्रोथ होना, ठीक है, प्लांट के ऊपर मतलब आउटर ग्रोथ होती है जब माइसीलियम की, उसको बोलते हैं एक्टोफाइटिक। एक्टोफाइटिक मतलब बाहर की तरफ से, ठीक है। और ये आंतरिक जिसको बोल दो एंडोफाइटिक मतलब प्लांट के इंटरनल पोर्शन में जाके और पूरा इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। नॉन सेप्टेट रहेगा ये जो ऊमाइकोटा है उसका, ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मतलब नॉन सेप्टेट होता है इसका जो माइसीलियम होगा वो, क्योंकि उसमें सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको सिनोसिटिक भी बोला जाता है। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है सिनोसिटिक के नाम से। तो इसका माइसीलियम कैसा रहेगा, सिनोसिटिक माइसीलियम इसका रहता है। और एग्जाम में 1 मार्क्स का ये नंबर, 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि इसका माइसीलियम सिनोसिटिक रहेगा। पहले भी आपको एक बार जिक्र किया हुआ है सिनोसिटिक के बारे में, मतलब सेप्टा एब्सेंट होना, ठीक है। और इसमें ब्रांच्ड रहेगा माइसीलियम, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, हाईलाइन होता है मतलब कि कलरलेस होगा। और हैविंग नोब शेप्ड होस्टोरिया, जो होस्टोरिया है वो नोब शेप्ड रहेगी, मतलब उसमें नोब सा बनता है एक, इस तरह से, इस तरह से एक घुमाव सा, एक घुंडी आप जिसको बोल दो, ठीक है। तो इस तरह से जो माइसीलियम जो होस्टोरिया बनेगा, ठीक है, जो कि होस्टोरिया क्या होता है कि जो पोषण ग्रहण करने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है फंगस, ठीक है, जो कि प्लांट के अंदर जाके उनके टिश्यू से पूरा न्यूट्रिशन लेने के जो काम आती है, ठीक है। तो वो प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें पूरी तरह से अंदर जाके और उनसे न्यूट्रिशन लेती है सेल्स और टिश्यू से, उसी को बोला जाता है होस्टोरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर क्या होते हैं, जिसके ऊपर की कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। वो कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, हाईलाइन रहेगा, ठीक है, छोटा रहेगा और कलरलेस रहता है। क्लेवेट, क्लेवेट मतलब होता है गदा का, गदा गद्देदार, मतलब आप उसको बोल सकते हो, जैसे मतलब ये इस तरह से, इस तरह से क्लेवेट इसको बोलते हैं। ऐसी जो हनुमान जी का जो घोटा होता है ना, उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है ना उनकी जो गदा है, उस तरह से ऐसी उसकी शेप रहेगी, इसीलिए बोला जाता है क्लेवेट, ठीक है। थिक वाल्ड रहेगा, थिक होगा वो, बेसली ब्रांच रहता है, ठीक है, जो बेसल पोर्शन रहेगा वो ब्रांच रहेगा। क्लब शेप्ड भी होता है, मतलब कि गोलाकार सा रहेगा इस तरह से, ठीक है। एंड गिव राइज टू सिंपल चेन ऑफ कोनिडिया, जिसके ऊपर की सिंपल जो कोनिडिया की जो चेन है वो बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनिडियोस्पोरेंजिया, जिसके ऊपर जो स्पोरेंजिया या कोनिडिया बनते हैं वो कैसे होंगे, प्रोड्यूस्ड इन द बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल अब क्या होता है, जिसमें कि ओल्ड जो कोनिडिया है वो ऊपर रहेंगे और जो न्यू बनते हैं वो नीचे की तरफ ऐसे बनते हैं। इसका आगे आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अटैच्ड बाय जिलेटिनियस पैड लाइक डिसजंक्टर विच रिलीज जूस पोर, जो कि मतलब कि एक जो उन दोनों को जो कनेक्ट करता है उनको बोलते हैं डिसजंक्टर, और जिसके द्वारा क्या रिलीज होगा, जूस पोर जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। लेटर स्टेज में जैसे वो फटता है ऐसे, इसमें आप देख सकते हो ये इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। ये देखिए जो होस्टोरिया है उसकी वो शेप है जो दिखाई गई है आपको, इस तरह से रहेगी, ठीक है। ये जैसे होस्ट सेल है उसके अंदर होस्टोरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ये रहा कोनिडियोफोर, इसमें बेसिपिटल सक्सेशन होगा। बेसिपिटल का मतलब आपको पहले भी मैं बताया था कि ओल्डर वन होंगे जो ऊपर की तरफ होंगे और जो न्यू बनते हैं वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उसमें डिसजंक्टर होता है, मतलब जो दो कोनिडिया को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और ये जैसे यंगेस्ट कोनिडिया, तो इस तरह की जो शेप है उसकी इस तरह की रहती है, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सेक्सुअल स्टेज में, मतलब जो स्पोर हैं वो किस तरह के रहेंगे और कैसे मतलब दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, सेक्सुअल स्टेज में 2 रहते हैं, ठीक है। तो जो मेल पार्ट है वो कौन सा रहेगा, एंथ्रीडियम रहेगा,
और फीमेल पार्ट कौन सा रहेगा, ओगोनियम रहेगा, ठीक है। तो एंथ्रीडियम कैसा दिखता है, इलोंगेटेड होगा, मतलब लंबाकार या फिर लंबवत आप इसको बोलते हो, क्लब शेप्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी न्यूक्लिएट, उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट हो गए, लगभग 6 to 12 न्यूक्लियस उसमें होती है, ठीक है। पैरागाइनस होती है, पैरागाइनस कंडीशन अभी आपको दिखा दूंगी, आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मतलब ये ऊसपोर है, तो उसके लेटरली मतलब इस तरह से जो एंथ्रीडियम है वो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसी कंडीशन को बोला गया कि पैरागाइनस होगा, ठीक है। तो उस तरह का रहेगा। नेक्स्ट है उगोनियम, जो मतलब फीमेल पार्ट है वो कैसे रहेगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट होगा, उसमें भी मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, लगभग कितनी न्यूक्लियाई होगी, 65 to 115 न्यूक्लियाई, 115 न्यूक्लियाई उसके अंदर रहती है, ठीक है। और ऊसपोर है, जो ऊसपोर उससे बनता है, मतलब दोनों एंथ्रीडियम कैसा रहेगा और उगोनियम कैसे रहेगा आपने पढ़ लिया, ठीक है। फ्यूजन होगा दोनों का, गैमेट बनेगा, गैमेट जो बनता है तो उससे क्या रिलीज होगा, ऊसपोर बनेगा, ठीक है। जो गैमेट बनता है उसी को क्या बोला है, ऊसपोर बोला है। तो ऊसपोर कैसा रहेगा, यूनि न्यूक्लिएट होगा, मतलब जो न्यूक्लियाई उनका आपस में फ्यूजन हो जाएगा और क्या रहेगा, वो यूनि न्यूक्लिएट होगा, ठीक है। एंड उन मेच्योरिटी सीक्रेट्स 2 to 3 लेयर्ड वाल, मेच्योरिटी पे क्या रहता है कि वो 2 से 3 वाल उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है, आगे आप डायग्राम में भी देखोगे। तो जिसकी जो आउटर वाल रहती है ये, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोर, और जो कि थिक रहती है, ठीक है। और अंदर की जो वाल है वो थिन रहेगी, जिसको बोला है एंडोस्पोर, ठीक है। आप इस डायग्राम से भी देख लीजिए, जैसे मतलब पैरागाइनस कंडीशन होगी इस तरह से, ये रहा एंथ्रीडियम, ये है ओगोनियम, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है इसके अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन के मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट किससे होगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर की क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, जिसके द्वारा मतलब आपस में ये दोनों जुड़ते हैं। तो उस ट्यूब के द्वारा जुड़ेंगे और उसके जो एंथ्रीडियम की जो न्यूक्लियाई थी वो ओगोनियम में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगेमी हो जाएगी, उसके बाद में ऊसपोर का फॉर्मेशन रहता होता है। और ऊसपोर किस तरह का बनेगा, इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर 2 वाल प्रेजेंट होती है, एक तो होती है आउटर और एक होती है इनर, ठीक है, जो कि एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर बनाती है, ठीक है। और ये इसकी उगोनियम वाल रहेगी इस तरह से, और ये इसके जो ऊस और वाल है उनका एक डायग्राम पूरी तरह से दिखाया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन अपने देख ली थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 2 टाइप के सिम्टम बनते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि इसके जो सिम्टम है वो सभी एरियल पार्ट्स पे बनते हैं, मतलब जितने भी जो रूट को छोड़ के जो भी ऊपर वाले जो भाग है, वायवीय भाग है जो प्लांट के, उन सभी में इसके जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। रूट को छोड़ के, रूट के ऊपर अटैक नहीं होता है, बाकी ऊपर के जितने भी प्लांट के पार्ट है उन सभी पे अटैक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके सिम्टम, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के सिम्टम बनते हैं, एक तो होगा लोकल और एक होता है सिस्टेमिक, ठीक है। दोनों तरह के इसमें सिम्टम बनेंगे। अब लोकल क्या होता है और सिस्टेमिक क्या होता है। लोकल तो देखिए जहाँ पे फंगस का अटैक हुआ उसी जगह को बस उसने इन्फेक्ट किया, ठीक है। और सिस्टेमिक मतलब प्लांट के पूरे भाग में ये फैल जाएगा, और प्लांट के पूरे जितने भी जो भाग होते हैं उन सभी में मतलब फैल के और इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक, ठीक है। एक पॉइंट से लेके जहाँ से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वहां से लेके धीरे 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 क्या होता है, पूरे प्लांट में फैल जाता है, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शन कर देगा, जिसको बोला है सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो लोकल इन्फेक्शन में क्या क्या होगा वो देखिए, कि इसमें लोकल इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि पोस्टूल बनेगा, ठीक है। जैसे ये कोई भी लीफ है, ये जैसे लीफ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, पोस्टुल बनेगा, एक उभार सा बन जाता है, ठीक है, फंगस के कारण एक उभार सा बनेगा, एक फफोला बन जाएगा। तो लेटर स्टेज में क्या होगा, जो फफोला है उसकी जो आउटर वाल है वो टूट जाएगी, और स्पोर है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जगह 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 आपको ऐसे फंगस के बहुत सारे स्पोर्स से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोला है, लोकल इन्फेक्शन बोला है, ठीक है। आइसोलेट स्पोर्स और पोस्टुल अपीयर ऑन लीफ और स्टेम और इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके जो पोस्टुल है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, कि लीव्स है जो पत्तियां होंगी, स्टेम्स होगा, और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है मस्टर्ड का, जो मतलब कि सिलिकुआ जिसको बोलते हैं, तो उसका उसके ऊपर ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्टुल आर ऑफ वेरिएबल साइज, मतलब उसका जो साइज है वो फिक्स नहीं होता कि मतलब इतना ही साइज होगा। तो अगर उनका डायमीटर देखें तो कितना रहेगा, मेजरिंग 1 to 2 mm डायमीटर उनका रहता है, ठीक है।
एंड आर रेज्ड शाइनी वाइट एरिया, और मतलब कि ऐसे देखने में ऐसे चमकदार ऐसे वाइट सा एरिया देखने को मिलता है। अभी आप पिक में भी देखोगे इस तरह से, ये ज़्यादा आपको क्लियर होगा। और इसका जो लोकल इन्फेक्शन है वो जनरली ऐसे देखा गया है कि जो भी लीफ की जो लोअर सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जो स्पोर्स और जो जितने भी प्रेजेंट रहते हैं वो लीफ की नीचे वाली जो सरफेस है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो स्पॉट जो पड़ते हैं वाइट कलर के। इसको आप फील्ड में भी देख सकते हो, काफ़ी हद तक ये डिजीज़ है जो आती है, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हो आप कि ऐसे चमकदार से ऐसे व्हाइट कलर के स्पोर इसमें बनते हैं, जो कि लीफ की जो नीचे वाली सरफेस है उस पर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टूल अकरिंग ऑन द लीव्स आर यूजुअली कन्फाइंड टू लोअर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है द पोस्टूल अपीयर इन सर्कुलर और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट विद 1 to 2 सेंट्रल एरिया। मतलब कि जो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे इसमें देख रहे हो, जैसे मतलब गोलाकार शेप में वो बनेंगे, ऐसे कंसेंट्रिक उसकी शेप रहेगी। तो कभी कभी ऐसे गोलाकार भी आपको देखने को मिलते हैं जो स्पोर्स पड़ेंगे वो। तो इस तरह से इसका रहेगा लोकल इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकल इन्फेक्शन में सिर्फ आपको स्पोर्स के बारे में बताना है कि व्हाइट कलर का ऐसे पोस्टूल बनेगा, उसके अंदर व्हाइट मास, व्हाइट पाउडरी मास भरा रहता है। जैसे ही पोस्टूल की जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है वो फटेगी, जो स्पोर मास है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, व्हाइट कलर के रहते हैं, ठीक है। लोकल में ये हो गया। अब सिस्टेमिक में देखिए क्या होगा। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि इसमें मैंने आपको अभी अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है। सिस्टेमिक मतलब कि प्लांट का जितना भी जो इंटरनल पार्ट्स है उन सब में जो फंगस है वो फैल जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन करेगी, ठीक है। अब इन्फेक्शन करेगी तो क्या होगा, जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं रहेगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उसका साइज जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टोर्शन, ऐसे डिस्टोर्शन सा हो जाएगा प्लांट के ऊपर। और फ्लोवर होता है, फ्लोवर जो पार्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। बंदे जिसको बोलते हैं कि फ्लोवर है वो बंदे हो जाएगा, ठीक है, उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस है उसका वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सिलिकुआ का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया हो जाएगा। हाइपरट्रोपी हाइपरप्लेशिया आप समझ रहे हो, अतिवृद्धि और अतिवर्धन, ठीक है। तो जो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा सेल का। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, और जो सीड बनने वाला था वो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। उसकी जगह मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई दिखेगी आपको प्लांट की, ठीक है। तो उस ग्रोथ को अपने क्या बोलते हैं, इस जो ये एबनॉर्मलिटी जो ये आ जाती है प्लांट में, तो इसका स्पेशल नाम दिया गया है, क्या रहेगा, स्टैग हेड फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें स्टैग हेड फॉर्मेशन भी बोला जाता है, इस ये जो कंडीशन बनती है इसको, ठीक है। जैसे इसको नेक्स्ट है, एंड कंसिस्ट मोस्टली थिक वॉल्ड स्पोर, जिसके अंदर लगभग जो है वो थिक वॉल्ड स्पोर रहेंगे, मतलब कि मोटी भित्ती वाले स्पोर रहते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्टैग हेड है वो बनता है, ठीक है। जैसे मतलब कि अपने हाथ की अगर मुट्ठी बंद कर लें अपने, तो वो कैसी एक स्ट्रक्चर दिखती है ना, अगर अपने हाथ की अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिखती है, सेम उसी तरह से जो प्लांट है उसकी वो स्ट्रक्चर हो जाती है, उसमें मतलब कि एक्स्ट्रा ग्रोथ सी हो जाएगी। आपको अभी नेक्स्ट इमेज भी दिखा दूंगी, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है द पेडंकल एंड पेडिसल may become enormously thickened up to 12 to 15 times the normal diameter। अब देखिए पेडंकल क्या होता है, ये जैसे लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, ये जिससे अटैच रहती है, ये वाला जो है ना एक डंडी सी जो रहती है, इसको बोलते हैं पेडंकल, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो काफ़ी हद तक मोटा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और जैसे मतलब जहाँ से जो फ्लोवर है वो भी इसी तरह से जो फ्लोवर है वो भी एक अटैच रहता है, ठीक है। तो साइज है उसका काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, लगभग जो नॉर्मल साइज रहता है उससे 12 to 15 टाइम एक्स्ट्रा जो उसका साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसका नॉर्मल जो डायमीटर है वो उतना नहीं रहता है, बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो ढंग से नहीं बन पाएगा, उसमें पोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, तो जिससे दाना नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है the petals may turn green sepal-like and stamen, and the carpels are also converted to swollen leaf-like structure। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो पेटल्स होती है, ठीक है, जो मतलब कि पेटल्स क्या पेटल किसको बोलते हैं, जो मतलब कि ऐसे जो येलो कलर की जो निकलती है ना पत्तियां सरसों के अंदर, तो वो भी क्या है, किसके जैसी दिखेगी आपको, सेपल के जैसी दिखेगी, ग्रीन कलर की ऐसी दिखेगी, ठीक है। और उसमें जो स्टेमन है और जो कार्पल
सेपल्स जो रहती है वो भी मतलब कि जो उनका भी साइज है तो वो क्या होता है कि मतलब बढ़ जाएगा, और वो भी कैसी दिखेंगी, वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ठीक है। उनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो फ्लावर है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जिससे जो प्लांट है उसके अंदर पोड फॉर्मेशन, अब फ्लावर ही नहीं बनेगा तो आपको पता ही है सीड कैसे बनेगा। तो इस तरह की इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, आप यहाँ से भी देख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ओव्यूल्स आर यूजुअली एट्रोफिड एंड आल्सो द पोलन ग्रेन्स रिजल्टिंग इन टोटल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जो फ्लोरल पोर्शन होगा तो वो एक स्टेराइल फ्लोवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेमन एंड द एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मे गेट ट्विस्टेड अपीयरिंग इन ए जिगजैग सीक्वेंस, ठीक है। जिगजैग मतलब इस तरह की, ये इस तरह की, इसको बोलते हैं जिगजैग। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ट्विस्टेड हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है, और एक जिगजैग सीक्वेंस देता है, ठीक है। इसमें आप ये दिखाया गया है, अब देखिए स्टैग हेड फॉर्मेशन दिखाई गई है इस तरह से, ये आप देख रहे हो कि इसका जो पेडंकल है उसका साइज कितना बढ़ रहा है, नॉर्मल साइज नहीं है, और बेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, वहाँ पे पॉड नहीं बन रही है, ठीक है। ये इसमें इस तरह के इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टैग हेड, ठीक है। अब कुछ कुछ हर एक मतलब कि जो डिजीज होती हैं हर एक क्रॉप में, तो उनके कुछ ऐसे पर्टिकुलर उनका कोई नाम ऐसे सिम्टम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे अल्टरनेरिया में अपने देखा था टारगेट बोर्ड इफेक्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, स्टैग हेड फॉर्मेशन रहेगा, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रहते हैं तो उनको ध्यान में रखा करो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यही यहाँ पे भी क्या है कि इसके सिम्टम दिखाए गए हैं कि वाइट स्पॉट इस तरह से पत्तियों में, और स्टैग हेड फॉर्मेशन दिखाई गई है हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया की वजह से, ठीक है। ये देखिए फ्लोवर है उसका इस तरह से ये खराब हो गया पूरी तरह से, तो ये सिम्टम दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए इसका लाइफ साइकिल, अब देखिए लाइफ साइकिल देखने में आपको बहुत ऐसे दिख रहा होगा, बट ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब आपने क्या देखा था, इसमें दोनों टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो होगा, ठीक है। एक क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसका सेक्सुअल साइकिल है नीचे वाला, और ये ए सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है। ये ए सेक्सुअल में रहेगा, ये सेक्सुअल में रहेगा, ठीक है। अब सेक्सुअल में सबसे पहले देखिए क्या होगा, तो इसमें देखिए उगोनियम और एंथ्रीडियम है, ठीक है। एंथ्रीडियम और उगोनियम है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, ठीक है। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा इनके बीच में, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर की क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम और उगोनियम है उनके बीच में एक ट्यूब बनती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जिसके द्वारा उनके जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो फिर आगे क्या है कि रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा, इसमें आप देख रहे हो कि ये ट्यूब बन रही है, ठीक है। इसके द्वारा जो एंथ्रीडियम की जो न्यूक्लियाई थी वो उगोनियम के अंदर आ गई, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट आगे, ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगी क्या होगा आगे कि इस तरह से उसका कैरियोगेमी हो जाएगी, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैरियोगेमी हो जाएगी, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन हो जाएगा आपस में, उन्हीं को बोला जाता है कैरियोगेमी। तो उससे क्या होगा कि ऊसपोर बन गया। अब ऊसपोर बन गया, इस तरह का जो ऊसपोर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आगे मियोसिस हो जाएगा, मतलब वो आगे रिडक्शनल डिवीजन उसको बोल सकते हैं कि आगे से आगे वो एक से जैसे चार के अंदर सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आगे क्या होगा कि उसमें जूस पोर निकलते हैं, ठीक है। वो जूस पोर निकल के और ऐसे जर्म ट्यूब बनाएंगे और इस तरह से ये ग्रोथ करते हैं, फिर प्लांट के अंदर ये फैल जाएंगे और पूरी तरह से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये तो रहेगा सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल में देखिए किस तरह से रहेगा, तो इसमें जो कोनिडियोफोर या फिर स्पोरेंजियोफोर बनता है जिसके ऊपर की क्या रहेंगे, कोनिडिया ये पर में स्पोरेंजिया बनेंगे, ठीक है, या फिर कोनिडिया बनेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजिया है तो उसमें क्या होंगे, वो आगे फट जाती है, इसकी जो वाल है वो फट जाएगी। फट के क्या होगा कि इसमें जूस पोर निकलेंगे। अब जूस पोर इसमें किस तरह के रहते हैं, रेनीफॉर्म रहते हैं, ठीक है। रेनीफॉर्म मतलब कि किडनी शेप के, जिसको बोला जाता है रेनीफॉर्म जूस पोर। यहाँ पे देख लेना, उसमें मेंशन कर लेना, आप कॉपी पेन रखा करो साथ में, लिख लिया करो। तो रेनी फॉर्म रहेंगे, ठीक है, मतलब कि किडनी की जैसी शेप रहती है उस तरह से रहेंगे। और बाई फ्लैजिलेट होता है दोनों, ये जो है ना इसमें फ्लैजिला निकली हुई होती है, इसीलिए इसको बोला है कि बाई फ्लैजिलेट रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे जूस पोर है तो वो भी जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्म ट्यूब बना के, और होस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है उसमें, होस्टोरिया देख रहे हो अब नोब शेप जैसे होस्टोरिया बनती है, ठीक है। तो जर्म ट्यूब बनेगी और फिर वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा। तो इस तरह से क्या चलता है इसका लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल रहेगा। और ये इसका सेक्सुअल स्टेज इस तरह की दिखेगी और एसेक्सुअल स्टेज में इस तरह से होगा। एसेक्सुअल में आपको क्या दिखाना है, सिर्फ स्पोरेंजिया दिखाना है, स्पोरेंजिया बनेगा, फट के जूस पोर निकलेगा और वो आगे इस तरह से इन्फेक्शन करेगा। और सेक्सुअल में क्या दिखाना है, इंथ्रीडियम और ओगोनियम होगा। नेक्स्ट उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, ऊसपोर बनेगा, और ऊसपोर है वो नेक्स्ट लेटर स्टेज में क्या बना देगा, वाल फट के जूसपोर बनेगा। जूसपोर आगे फिर क्या करेगा कि जर्म ट्यूब बना के और इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से चलता है, ठीक है। अब देखिए एक और देखना कि जो ऊसपोर है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तीन चीजें और इसके डिजीज साइकिल में ध्यान रखना कि ऊसपोर है वो कहाँ पे रहता है। ऊसपोर है वो या तो प्लांट डिब्रीज में, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज थी पहले की, जो फसल के अवशेष थे, ठीक है, उसके ऊपर सर्वाइव करेगा, या तो सॉइल में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट है डिजीज प्लांट डिब्रीज और एक कंटामिनेटेड सीड। हो सकता है कि जो सीड है, तो जैसे मतलब इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज थे, तो जैसे सरसों को अपने निकाल लिया खेत में से, जैसे निकाला है, तो उसके साथ में जैसे इन प्लांट की कुछ इन्फेक्टेड पार्ट, जैसे उसका लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर की जो स्पोर है वो प्रेजेंट थे, तो वो सीड के साथ चिपक जाते हैं। तो फिर वो क्या होंगे कि सीड के साथ चिपक के और फिर नेक्स्ट जैसे मतलब कि सीड अपनी ग्रो करेंगे, तो उस टाइम भी उनकी भी ग्रोथ होती जाएगी और इस तरह से डिजीज फैलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है या फिर वो अदर जैसे कुछ पेरिनियल वीड है, मतलब कि जो बहुवर्षीय जैसे खरपतवार रहते हैं, उनके ऊपर हो सकता है कि सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसमें आप क्या देखने लायक चीज है कि जो ऊसपोर है वो कहाँ कहाँ सर्वाइव करेंगे, या तो सोइल में, या इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज में, या कंटामिनेटेड सीड में, या फिर वीड प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और मे आल्सो सर्व एज ए सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। इससे क्या होगा कि प्राइमरी इनोकुलम किससे होगा, इसका ऊसपोर के द्वारा होगा, ठीक है। और वो जर्मिनेट कब होते हैं, जब उनको सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है। टेम्परेचर मतलब लगभग कितना कि 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी कितनी हो, 70% ह्यूमिडिटी हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्राइमरी इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा after penetrating through the stomata the secondary spread is through sporangia। और सेकेंडरी स्प्रेड आउट इसका किससे होगा, स्पोरेंजिया के द्वारा होगा, जो कि जूस पोर बनाता है, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, जूस पोर बनेंगे, जो कि आगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलेंगे, जो कि पानी के द्वारा बह के और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है इस तरह से रहेगा। और जूस पोर का बताया गया है कि कब जर्मिनेट करते हैं, तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है। तो जब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है डायरेक्टली, मतलब ये जर्मिनेट करके और फिर इन्फेक्शन कर देते हैं प्लांट के ऊपर। तो ये रहेगा आपका इसमें डिजीज साइकिल। अब देखिए नेक्स्ट कि फेवरेबल कंडीशन बताई गई है कि कब कब होती है, ठीक है। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कब होता है प्लांट के ऊपर, जब मतलब जनवरी, जब स्टार्टिंग जैसे जनवरी की स्टार्टिंग होती है ना, उस टाइम में ज़्यादा इसका इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट बताई गई है कि हैवी ड्यू, जैसे मतलब ज़्यादा जैसे ओस आती है, हैवी फोग जब रहता है, ठीक है। तो ये जूस पोर को ज़्यादा फेवर करते हैं, इससे ज़्यादा जूस पोर है वो बनेंगे और आगे इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया फॉर्मेशन ऑफ स्टैग हेड। स्टैग हेड कब बनेगा, फेवर्ड व्हेन देयर इज ए लिटिल सनलाइट, मतलब कि बहुत कम जैसे सनलाइट आती है 2 to 6 आवर पर डे, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड रेनफॉल, और ज़्यादा अगर बारिश हो जाए, लगभग 161 mm बारिश हो जाए फ्लोरिंग पीरियड पे, ठीक है। तो उस टाइम जो स्टैग हेड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस स्पोरेंजिया के लिए, ठीक है। तो ये अपने पीछे भी पढ़ लिया था जूस, जो डिजीज साइकिल था उसमें, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका मोड ऑफ स्प्रेड, अब देख लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि प्राइमरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, ऊसपोर जो कि कंटामिनेटेड सीड के ऊपर रहते हैं, और जूस पोर जो कि इन्फेक्टेड फ्लावर बर्ड्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, कोनिडियोस्पोरेंजिया, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ ग्रोइंग सीजन, जब अर्ली फेज जैसे रहती है जिसके ऊपर की कोनिडियोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर की जूस पोर बनेंगे, ठीक है। तो फटके जैसे जूस पोर बनाते हैं ये, और जूस पोर के द्वारा इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो रहेगा। और जूस पोर फैलेंगे कैसे,
जो कि हवा के द्वारा जा सकते हैं, या फिर जैसे बारिश हो जाती है तो पानी के साथ बह के चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका मोड ऑफ स्प्रेड रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए कि जैसे मतलब कि आपको डिजीज दिख रही है फील्ड के अंदर, जैसे मतलब कि पर्टिकुलर उसके जो लोकल और सिस्टमिक जो इन्फेक्शन सिम्टम्स हैं वो अगर प्लांट के ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो उनको तोड़ के और पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि उसके जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं फैले। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए नॉन क्रूसीफेरस होस्ट प्लांट के साथ में, जो मतलब कि क्रूसीफेरी फैमिली के नहीं हो प्लांट, दूसरी फैमिली के प्लांट हो, तो उनके साथ क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है वीड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो ऑफ सीजन जैसे रहेगा तो उसके ऊपर जो ऊसपोर है वो वीड प्लांट के ऊपर भी जो इन्फेक्शन है वो करता है, वीड प्लांट पे सर्वाइव करता रहता है, तो उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फंजीसाइड कौन कौन से यूज़ करना चाहिए, जैसे मेटल एक्सेल रीडोमिल के नाम से आता है। ठीक है, तो उसका मेटल एक्सेल इसके लिए इफेक्टिव रहता है। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ करनी चाहिए, सोइल के अंदर। ठीक है, और फोलिएज पे, दोनों जगह पे इसकी एप्लीकेशन है वो करनी चाहिए। सोइल में क्यों, क्योंकि जो ऊसपुर है वो सोइल में भी पड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो टेम्परेट जैसे इन्वायरमेंट रहता है वहाँ सोइल एप्लीकेशन करनी चाहिए, और मिनिमम 1 से 2 जो एप्लीकेशन किसकी करनी चाहिए, इसके मतलब केमिकल से 1 से 2 एप्लीकेशन करनी चाहिए, जिससे जो डिजीज़ है वो काफ़ी हद तक मैनेज की जा सकती है। ठीक है, और या फिर नेक्स्ट क्या रहेगा कि रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करनी चाहिए मस्टर्ड की, तो जिससे जो डिजीज़ है वो फील्ड के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है रेजिस्टेंट वेराइटी। आप इसका लिख लीजिए PR10, क्रांति और कृष्णा। कुछ वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं PR10, आप उसमें लिख लीजिएगा अपने नोट्स में PR10, PR10, क्रांति और कृष्णा। क्रांति, कृष्णा, ये लिख लीजिएगा। कुछ इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं जो जिनसे कि जो डिजीज है वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी खत्म होती है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास।